आज की कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी की है। कहा जाता है कि इस जिले में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी वहां एक चौकीदार पहरा देता है। लेकिन ये चौकीदार इंसान नहीं बल्कि भूत है। जी हाँ, चौकीदार का भूत। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला प्रोजेक्ट उसी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर करते हैं। लोगों को भूत प्रेतों में वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है। अगर इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो अच्छा फायदा होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो वहाँ चौकीदार का भूत उस आदमी का गला काट देता है। बस यही राज तो है जो हमें बाहर लाना है। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर उसकी कोई भी जानकारी या तस्वीर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वो पहले शख्स होंगे जो पूरे लोकेशन की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, और इससे शायद प्रोडक्शन वाले हमें प्रमोट भी कर दें। बिल्कुल दोस्तों, तो बस इंतजार करिए कल रात का। जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके इसे पब्लिश कर देंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? वो भी सीधा कल। थोड़ा आराम से चलते हैं। आराम से चलोगे तो बॉस हमेशा के लिए आराम दे देगा। तुम्हें तो पता ही है कि उस पोस्ट ऑफिस पर बहुत सी एजेंसीज की नजर है। इससे पहले कोई और वहाँ जाकर झंडा गाड़े, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो। कल सवेरे निकलते हैं। सवेरे मतलब हम पहुंचेंगे शाम को और काम होगा रात में। ऐसा क्यों? हम इस प्रोजेक्ट पर दिन में भी तो काम कर सकते हैं ना। तुम्हारी अक्ल क्या तुम्हारी घुटनों में है? भाई, ये भूतिया प्रोजेक्ट है। इसमें मजा हमेशा रात को ही आता है। वैसे भी दिन में जाने पर मनाही है। अब ज्यादा सवाल मत करो और सारे जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर लेना। कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपनी अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। इसके बाद अगले दिन चारों लोग उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक दो जगह काफी कड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। किसी तरह रात के 8 बजे तक वो सभी उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच गए। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहती है। सब लोग साथ रहना और पूरी तैयारी में रहना। इसके बाद सभी गाड़ी से उतरते हैं और सामानों को बाहर लाते हैं, जैसे वहां की तस्वीर के लिए कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। वो सभी अपना सेटअप करके सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पुराने बल्ब के नीचे खड़े एक परछाई पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिए था। ए रवि, वो देख, वो क्या चीज है? हाँ गाइस, और वो देखो, पहली बात तो इतने पुराने पोस्ट ऑफिस पर ये पीला बल्ब कैसे लगा है? और अगर ये है भी तो ये परछाई किसकी है? जबकि यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, और हम भी कितने दूर खड़े हैं। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तुरंत उस परछाई की तस्वीर ले। क्या कौन? मैं? अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही उस परछाई को क्लिक करने के लिए कैमरा पॉइंट करता है, तुरंत ऊपर लगा बल्ब फूट जाता है, जिससे वो हल्की सी रोशनी भी चली जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। ओह शिट, अब ये क्या हो गया?
लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं। तुम्हें मालूम है ना, वो चौकीदार यहाँ आने वालों का सिर धड़ से अलग कर देता है। सभी थोड़े डरे होते हैं, लेकिन रवि उनको मोटिवेट करने लगता है और कहता है, हम लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अब क्या खाली हाथ लौट जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी रवि बोलता है, गाइस डरो मत, मुझे पता था ये जगह हॉन्टेड है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैंने अपने साथ ये मैजिक स्टोन रख लिया है। ये हमारी रक्षा करेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। उस मैजिक स्टोन के सहारे सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी उस खंडहर और इतने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी से सभी तुरंत वहां के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को खोजने लगते हैं। हितेन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए उस जगह की तस्वीर को रिंग लाइट की मदद से कैप्चर करने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी आदमी के भारी कदम पटकने की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी दीवारों के कॉर्नर में छिप जाते हैं, सिवाय रवि के। रवि वहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगा था। रिंग लाइट की रोशनी में हमें साफ दिख रहा था, उस परछाई के हाथ में एक धारदार हथियार है, जो लिए वो रवि की तरफ बढ़ता है। और ठीक अगले ही पल वो परछाई रवि के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसकी गर्दन नीचे जमीन पर गिरी छटपटा रही होती है। इस दृश्य को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी डर के मारे पूरी तरह कांपने लगते हैं। हितेन अलमीरा के पीछे छिपा हाथ जोड़कर कांप रहा होता है। इसके अगले ही पल वो चौकीदार का भूत वहां से एकदम गायब हो जाता है। सभी धीरे धीरे बाहर आते हैं। बस मिल गई तुम लोगों को खुशी। मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी लोग अब भुगतो, मरो सबके सब। गाइस, लेकिन ये वक्त अफसोस का नहीं है, बल्कि तुरंत यहाँ से निकलने का है। रुको मत, इससे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारने के लिए दोबारा आ जाए, भागो यहाँ से। नहीं, लेकिन एक मिनट, रवि अपने साथ कोई मैजिक स्टोन लेकर आया था ना? तभी उनकी नजर वहां पड़ी उस पोटली पर पड़ती है, जिसके अंदर वो मैजिक स्टोन था, जो शायद उनकी जान बचा ले। जब वो लोग पोटली खाली करते हैं तो उसमें से महज मामूली पत्थर निकलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि रवि ने सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए मैजिक स्टोन का बहाना दिया था। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हितेन के जूते का लेस वहीं एक कील में फंस जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने जूते के लेस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी उस भूतिया डाकघर से बाहर आ चुके थे। वो सभी हितेन को आवाज लगाते हैं। हितेन तभी अपना जूता निकालता है और तुरंत बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी बीच में वो चौकीदार का भूत आ जाता है, जो उसे अपने मुंह से पकड़कर अंदर खींच लेता है। उस डाकघर से लगातार हितेन की चीखें सुनाई देती है। बहुत दर्दनाक चीखें थी। इससे पहले कि वो चौकीदार का भूत बाहर आकर दूसरे लोगों का भी वही हश्र करे, सभी के सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं।
आज भी उस डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट ऑफिस की चार दीवारी में एक चौकीदार का भूत भटकता है, जो कि मरने से पहले इसी पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करता था। लेकिन एक हादसे के बाद उसकी इसी जगह पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा उसी डाकघर के चार दीवारों में कैद होकर रह गई। इसलिए जो भी वहां अकेला गया वो वापस लौटकर कभी ना आया। मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया, जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी, मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा। चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है, जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए, बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती, और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा। आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी। उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे, जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी, और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई।
मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में दो टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। चारों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और चारों हमेशा साथ में ही रहते हैं। पूरे कॉलेज में चारों की दोस्ती के बारे में चर्चा होती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन आने वाला है। इस बार तो धमाल मचा देंगे। याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी। फेस्ट की तैयारी करना, दोस्तों के साथ कॉलेज घूमना और ढेर सारी फोटो खींचना। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारी यादें लेकर आता है। चारों जोर शोर से एनुअल फेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बार एनुअल फेस्ट इनके कॉलेज में ना होकर दूसरे शहर में हो रहा होता है, जिसके लिए सभी को कॉलेज की तरफ से दूसरे शहर में ले जाया जाता है। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। मैंने आज तक इतना बड़ा कॉलेज कभी नहीं देखा। कितना मजा आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ पर सारी प्रतियोगिता में हमारा कॉलेज ही जीतेगा। चारों उसी कॉलेज में रुकते हैं और अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं।
चारों मिलकर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके लिए अगले दिन से उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। अरे यार, इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ड्रामा रूम कौन सा होगा। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। ये अमित और सोहन कहाँ रह गए? तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएंगे। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम ढूंढने जाती हैं, लेकिन उन्हें आसपास कहीं ड्रामा रूम नहीं मिलता है। तभी जाकर वो एक कमरे के पास रुकती हैं। उस कमरे के ऊपर ड्रामा रूम लिखा होता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। ड्रामा रूम तो यही है, लेकिन यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? क्या पता। और इस कमरे की हालत देखकर लगता है मानो ये बहुत सालों से बंद पड़ा होगा। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगे शीशे से कमरे के अंदर झांकती हैं। वहाँ कई सारे मैनीक्वीन्स पड़े थे और ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम भी थे, लेकिन उस रूम की हालत देखकर लग रहा था जैसे कई सालों से वो बंद पड़ा है। तभी कमरे के अंदर से अचानक एक मैनीक्वीन आकर खिड़की पर गिरती है। रश्मि और सिमरन देखकर डर जाती हैं। ये कमरा तो बंद है, लेकिन ये मैनीक्वीन अपने आप कैसे गिर गई? मैं तो पूरी तरह डर गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और रश्मि सिमरन को डांटने लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये ड्रामा रूम कई सालों से बंद है? यहाँ कोई भी ड्रामा प्रैक्टिस नहीं होता है। हमें नहीं पता था, हम इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है, जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। रश्मि और सिमरन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं और ड्रामा रूम में आकर अमित और सोहन को सारी बात बताती हैं। दोनों इन बातों को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम दोनों ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। वो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। अमित और सोहन उस ड्रामा रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि और अंजलि मना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी को बताए रात में उस ड्रामा रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई ताला लगा हुआ नहीं होता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर कई सारे नाटक के कपड़े, जेवर मौजूद थे। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियां खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूमकर सभी कुछ देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसके पीछे से कोई पार हुआ। अमित पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक मैनीक्वीन अपना सर हिलाने लगती है। ये मैनीक्वीन अपने आप अपना सर कैसे हिलाने लगी? शायद कोई चूहा वगैरह होगा। तभी वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक लाइट भी कट जाती है और सारी मैनीक्वीन्स अपने आप हिलने लगती हैं। ये देखकर अमित और सोहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वहां पर कोई अमित का पैर पकड़कर ले जाने लगता है। अमित डर जाता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक एक मैनीक्वीन चलते हुए वहां पर आ जाती है और अमित का पैर पकड़कर उल्टा लटका देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? अचानक अमित के हाथ पैर कोई मरोड़ कर तोड़ देता है। अमित दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वो तड़पने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर अपना कब्जा कर लेती हो। तड़पते तड़पते अमित की मौत हो जाती है।
अमित, अरे यार, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। तभी अमित के पीछे एक खूंखार राक्षस की तरह दिखने वाला मैनीक्विन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और गर्दन पर हाथ डालकर उसका गर्दन दबाने लगता है। सोहन कोट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। सोहन दर्द के मारे चीखने लगता है। कौन है? छोड़ दो मुझे! अमित कहाँ हो तुम? वो मैनीक्विन सोहन की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है। सोहन की आंखें बाहर आ जाती हैं, उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सिमरन और रश्मि सोहन और अमित का परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कहीं रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए? हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। दोनों खिड़की से अंदर झांकती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसे तो हमारा कॉलेज हार जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन को बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। रात हो जाती है। तभी सिमरन को अमित की आवाज सुनाई देने लगती है। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? सुना तुमने? अमित की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहा है। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सिमरन उस आवाज के पीछे जाने लगती है। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाती है। वो दोनों उसी ड्रामा रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस बार ड्रामा रूम का ताला खुला हुआ था। दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस जाती हैं। अमित, कहाँ हो तुम? हमें आवाज दो। आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उस ड्रामा रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रश्मि और सिमरन डर जाती हैं। तभी वहाँ के सारे मैनीक्वींस हिलने लगते हैं और हंसने लगती हैं। ये क्या हो रहा है सिमरन? ये कोई अदृश्य शक्ति लगती है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी वो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आकर उसका सर पकड़कर दीवार पर पटक देती है। दीवार पर सर लगते ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और रश्मि की मौत हो जाती है। रश्मि का शरीर नीचे गिर पड़ता है और उसका सर दीवार पर चिपक कर रह जाता है। कौन हो तुम और सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? तभी कोई रश्मि का पैर पकड़कर उसे ले जाने लगता है और एक बड़े से बक्से में उसको डालकर बंद कर देता है। सिमरन बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज बाहर नहीं सुन पा रहा था। उस बक्से में बंद सिमरन की मौत हो जाती है।